हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ आर जनवरी करंट अफेयर्स सीरीज वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीयूईटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए और अदर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड और इस पूरी सीरीज के साथ इंटैक्ट रहिए। एंड जो अभी नए हैं चैनल पे, जल्दी जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे हर एक वीडियो सीरीज की। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इस पे हम रेगुलर कंटेंट भेजते हैं, लीगल कंटेंट एज वेल एज करंट अफेयर कंटेंट। सो हाय, आई एम शिवम पांडे। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने सीयूईटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस भी शुरू कर दी और केवल 5999 की क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इट कम्स फ्रॉम बीसीसीआई, दैट इज बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली एक टेस्ट अनाउंस किया है, डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट, जो इन एडिशन टू योयो टेस्ट दोबारा वापस आ गया है और इसको यूज किया जाएगा किसी भी प्लेयर के सिलेक्शन में। और ये दोनों ही टेस्ट मैंडेटरी होंगे। अब बीसीसीआई इसलिए इंपॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के लिए क्योंकि बीसीसीआई इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। ठीक है। और क्वेश्चन आता है, क्या ये स्टेट है या नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। सो देखिए, बीसीसीआई इज नॉट स्टेट। ठीक है, ये स्टेट नहीं है। ठीक। सो बीसीसीआई के और लेकिन बीसीसीआई के अगेंस्ट रिट जुरिस्डिक्शन मेंटेनेबल होता है। सो इंपॉर्टेंट थिंग ये करंट अफेयर्स में कि अभी दो टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं बीसीसीआई ने कि इंडियन प्लेयर्स के लिए, दिस इज डेक्साबोन डेंसिटी टेस्ट एंड योयो टेस्ट। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कम्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। और ये आपके लीगल करंट अफेयर्स का भी पार्ट बन सकता है। लीगल करंट अफेयर्स के लिए हम अलग से भी वीडियो निकालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हम हमारे साथ इंटैक्ट रह सकते हैं। सो अगर मैं लीगल करंट अफेयर्स की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से आता है रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन। रिसेंटली एक जजमेंट आई है, जजमेंट का नाम पूछा जाता है, दिस इज विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें डीमोनेटाइजेशन को चैलेंज किया गया था कि जो 500 और 1000 के नोट हैं, इनको जो बैन किया गया है ये गलत है। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दी है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2016 में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का फैसला किया था, वो फैसला सही था और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और 4-1 की जो मेजोरिटी है, 4-1 की मेजोरिटी के साथ इस डिसीजन को दिया गया है। अब देखिए, ये डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 5 में से जो 4 जज थे, उन्होंने तो फेवर में किया। कौन-कौन से जज थे वो? बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम, बी वी नागरत्नम। ये बेसिकली आपके ये जो 5 जजेस हैं एंड एस ए नसीर, इसमें से बीवी नागरत्नम जो थी, उन्होंने डिसेंडिंग जजमेंट दिया है। उन्होंने डिसेंडिंग जजमेंट दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट देखते हैं, सेक्शन 26 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट के थ्रू ही लीगल टेंडर्स की बात होती है। और ये बात होती है कि गवर्नमेंट की क्या पावर है और कब वो लीगल टेंडर में चेंजेस कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। सो सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इंपॉर्टेंट है, वो उसकी बात करता है। और अगर मैं आरबीआई की बात करूं, सो 1935 में आरबीआई सेटअप हुआ था। सो देखिए, इसमें बात की गई है कि आपका जो सब सेक्शन 2 है, ठीक है, सब सेक्शन 2 में बोल रखा है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को बोलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली किसको बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आरबीआई को कहेगी ठीक है, आप ये काम कर सकते हो, दैट इज लीगल टेंडर को खत्म करने का या नए लीगल टेंडर लाने का या नोट बंद करने का। ठीक है। सो बीवी नागरत्नम जो है, जस्टिस नागरत्नम, उन्होंने इसी बात को रेज करते हुए और ये कहा कि इस केस में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को डायरेक्शन दिए और कहीं से भी ये पता नहीं लगता कि आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया था ये। इसलिए ये जो ऑर्डर है वो गलत है और बेसिकली उन्होंने इसमें डिसेंडिंग जजमेंट दिया। तो क्वेश्चन ये आता है, कौन से जस्टिस ने डिसेंडिंग जजमेंट दिया था? सो बीवी नागरत्नम। नागरत्नम बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसमें से एक चीज और निकल के आती है, ये जो जजमेंट दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच होती है, 5 जजों की जो बेंच होती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। डिवीजन बेंच होती है, 2 जजेस की जो बेंच होती है, उसे डिविजनल बेंच कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फुल बेंच में कितने जजेस होते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली भीमा कोरेगांव बैटल जो था, उसकी 205th एनिवर्सरी मनाई गई थी। सो भीमा कोरेगांव बैटल में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिकली ये जो मनाया गया था, ये विक्ट्री पिलर है एक, रणस्तंभ विक्ट्री पिलर है पारने विलेज में। सो वहां पे ये भीमा कोरेगांव जो बैटल विक्ट्री है, बेसिकली एनिवर्सरी है, वो मनाई गई थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है। सो ये रणस्तंभ विक्ट्री पिलर जो है, ये पेरने विलेज जो पुणे में है, वहां पे है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 26 जनवरी को आपने देखा होगा एक टैब्लो भी इससे रिलेटेड निकला था, तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, दैट इज 2023 को एज अ हम कौन सा ईयर मना रहे हैं? तो हम ईयर ऑफ मिलेट मना रहे हैं 2023 को। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ईयर ऑफ मिलेट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिलेट में क्या क्या आते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये जो ईयर ऑफ मिलेट का जो प्रस्ताव था, जो किसने रखा था? इंडिया ने ही इस प्रस्ताव को रखा था कि 2023 को क्या मनाया जाए? ईयर ऑफ मिलेट बनाया जाए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस प्रस्ताव को पास किया सर्वसम्मति से। और यूनाइटेड नेशंस जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, अब बात करते हैं हाईएस्ट अवार्ड फॉर एनआरआई। एनआरआई के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? सो दिस इज प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, पीबीएसए। ये होता है हाईएस्ट अवार्ड फॉर एनआरआई। और ये अवार्ड कौन देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ डोमेस्टिक सिस्टम इम्पोर्टेंट बैंक, डी सिब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से होते हैं? देखिए, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक होते हैं दैट आर टू बिग टू फेल। मतलब ये वो बैंक होते हैं जो जिनके क्रैश होने की या फेल होने की ना के बराबर संभावना होती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली आरबीआई जो है, उसने 3 लीडिंग इंडियन बैंक को डी सिब्स में डाला है। दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। मतलब अगर आप इन तीनों बैंक में अपना पैसा डालते हो, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका पैसा डूबेगा। ठीक है, और दिस इज डी सिब, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बैंक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आरबीआई जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आरबीआई का? बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये भी बताएंगे हेडक्वार्टर आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? चलिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ईएससीआर जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अभी अनाउंस किया था, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और जो ईएससीआर है, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, इसका एम क्या है? इट बेसिकली एम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। इट इज बेसिकली एम टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू अराउंड 34,000 जजमेंट्स ऑफ अपेक्स कोर्ट टू लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड द जनरल पब्लिक। देखिए, आपने देखा होगा जैसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं? वो पेड होते हैं। सो इसलिए अब आप देखेंगे जो इंटर्न्स होते हैं, या फिर आप नए जो लॉयर्स होते हैं, यंग लॉयर्स होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बेसिकली उसका सब्सक्रिप्शन ले सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में क्या किया? ईएससीआर को अनाउंस किया, और उन्होंने कहा कि ईएससीआर जो है, सुप्रीम कोर्ट के 35,000 से ज्यादा जजमेंट जो है, वो फ्री में प्रोवाइड करेगा। कहां पर? ईएससीआर पर। और चाहे वो स्टूडेंट्स हो, दैट इज लॉ स्टूडेंट, लॉयर्स, या जनरल पब्लिक हो, वो वहां पर जाके इस जजमेंट को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने करंट अफेयर्स की, दैट इज सारी फेस्टिवल। अगर हम सारी फेस्टिवल की बात करें, तो अभी रिसेंटली सारी फेस्टिवल विरासत मनाया गया है। ठीक है, दिस सारी फेस्टिवल विरासत इज सेलिब्रेटेड एट हैंडलूम हाट जनपद, जो न्यू दिल्ली में है। अब इसका एम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। जो सारी फेस्टिवल था विरासत, उसका एम था
टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंडियाज ट्रेडिशनल हैंडमेड साड़ीज। जो भारत की ट्रेडिशनल हैंडमेड साड़ीज थी उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करता है ये विरासत, दैट इज साड़ी फेस्टिवल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, सो नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड प्रोजेक्ट। जहां पर भी ये चीज आ जाए ना, फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट या वर्ल्ड फर्स्ट, वो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली एनटीपीसी ने और जी GGL, दैट इज गुजरात गैस लिमिटेड, इन्होंने एक रिसेंटली अभी इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और ये किया गया है कवास टाउनशिप सूरत। कवास टाउनशिप सूरत, दैट इज सूरत में ये लॉन्च किया गया है, कवास टाउनशिप में। और ये जो है 1 मेगावाट के आसपास की बिजली जो है प्रोड्यूस करेगा, एंड इट एम टू सप्लाई H2 नेचुरल गैस, ठीक है, H2NG। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कहां पे शुरू किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, सो सूरत में, ठीक है। नाउ मणिपुर हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिसेंटली मणिपुर हार्वेस्ट फेस्टिवल गान नगाई, गान नगाई जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गान नगाई कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सो ये है मणिपुर का, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बिहू कौन से स्टेट में मनाया जाता है। ना वर्ल्ड ब्राइल डे, इंपॉर्टेंट डे है, पूछा जा सकता है। सो वर्ल्ड ब्राइल डे जो है हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है ये, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, और वो न्यूज ये है कि इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड जो है वो अपना जो 2 साल का टर्म है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर वो शुरू करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, वेयर एज 10 मेंबर क्या होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट। सो टोटल कितने हो गए, 15 मेंबर्स होते हैं। और ये जो 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये इनमें से ही 2-2 साल के लिए मेंबर की नियुक्ति होती है, ठीक है। चलिए, अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, वो एक तो ये है कि टेन्योर क्या होता है नॉन परमानेंट मेंबर का। टेन्योर होता है 2 ईयर, और हर साल एवरी ईयर 5 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है। ओके, तो एक रीसेंट न्यूज आई है हवाई से। हवाई में एक किलायू वोल्केनो है, हवाई किलायू वोल्केनो। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। सो क्वेश्चन आ सकता है, नेम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। सो इट इज किलायू वोल्केनो, और अभी रिसेंटली 5 जनवरी को ये इरेप्ट हुआ था। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, या फिर इंडिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, ठीक है। नाउ वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। सो दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। अब रिसेंटली क्या हुआ, ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है वो केरला में ओपन किया जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कहां पे है, केरला में है, ठीक है, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। थिरुवनंतपुरम जो केरला की कैपिटल है, केरला में है। और यहाँ पे क्या है कि जो आप देखेंगे कि 650 AD के समय के जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो पाम लीफ पे लिखे गए हैं या अदर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो सारी चीजें आपको इस म्यूजियम में मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राचीनतम मैन्युस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है, केरला में है। नाउ इंडिया के प्रनेश जो है, इंडिया के प्रनेश वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, और कितने साल की एज में, 16 साल की एज में ही इज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, ठीक है। जो प्रनेश है ही बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, और इन्होंने अभी रिसेंटली रिल्टन कप जीता था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है रानी वेलु नाचियार का। रानी वेलु नेचियार को अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट दिया था। सो रानी वेलु नेचियार थी कहां से, सो वो बेसिकली शिवागंगा स्टेट जो है
जो अभी प्रेजेंटली तमिलनाडु में है, ये वहां की रानी थी और इन्होंने ब्रिटिशर से लड़के और मुगल से लड़के अपने जो टेरिटरीज थी उनको वापस लिया था। सो शी वॉज वेरी ब्रेव। आपको समय मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़ना, और दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके जीके प्रोस्पेक्टिव से भी, कि रानी वेलु नाचियार ये थी शिवगंगई एस्टेट जो अभी तमिलनाडु में है। ओके, नाउ एस्पाइरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। सो एस्पाइरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है? देखिए, अगर हम इंडिया में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, तो हमारा पंचायत जो है, पंचायत ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पंचायत की भी जब मैं बात करता हूँ तो फिर वो आप देखेंगे ब्लॉक लेवल पे भी चीजें होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है एस्पायरेशन ब्लॉक प्रोग्राम क्या है? इसका बेसिकली एम ये है कि जो ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज, और इसी को लेकर एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉन्चिंग सेरेमनी पे नीति आयोग के सीईओ भी थे। सो क्वेश्चन ये आ सकता है, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? सो दिस इज परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, एंड ऑल्सो मुझे आप ये बताएंगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। चलो, नेक्स्ट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली सर्वे हुआ था जिसमें 175 स्पीसीज पाई गई थी बर्ड की यहाँ पे। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो इट इज इन केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। कहां पे है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, दैट इज BMHS। और ये स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में है। ओडिशा गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है हॉकी को रिवाइव करने के लिए, और नवीन पटनायक इसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। सो दिस स्टेडियम इज इन ओडिशा, दैट इज राउरकेला, एंड द नेम इज बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और इस साल आपको पता होगा कि इंडिया ही हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सो अभी रिसेंटली एक नया इलेक्ट्रोलाइट पाया गया है अमोनिया सिंथेसिस के लिए। देखिए, अमोनिया की सिंथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करें। सो रिसेंटली नया इलेक्ट्रोलाइट उसके लिए पाया गया, मतलब बनाया गया है, और उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, NaBF4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम टेट्रा बोरो सॉरी सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ओडिशा ने अभी रिसेंटली एक अवार्ड जीता है, दैट इज वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्टेट ने जीता है? सो ओडिशा ने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, और ये अवार्ड दिया गया है उनको उनके एक मिशन के लिए, दैट इज जागा मिशन। अब जागा मिशन है क्या? देखिए, जागा मिशन एक 5T इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स, उनको एम्पावर किया जाए और स्लम फ्री स्टेट बनाया जाए। देखिए, अगर स्लम ड्वेलर्स एम्पावर हो जाएंगे तो अपना खुद का घर ले सकेंगे, और वो काम करेंगे तो अच्छी जगह पे रहेंगे, और एक स्टेट जो है वो स्लम फ्री स्टेट बन जाएगा। सो ये इसका एम है जागा मिशन का। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो UN हैबिटेट देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RBI जो है उसने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है ऑन ओम्बड्समैन स्कीम। अब मैं आपको सिर्फ इस रिपोर्ट का नाम बताऊंगा क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती है। और दिस रिपोर्ट्स नेम इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्टिविटी। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्टिविटी रिपोर्ट है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्टिविटी की जो एक्टिविटी पर जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज की है? वो रिलीज की है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, okay, now the national youth day, very important. So national youth day is celebrated on January 12 every year, और ये मनाया जाता है, विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड नेशनल यूथ डे है इसका, इस साल का थीम, इसकी इस साल की थीम थी विकसित विकसित युवा विकसित भारत। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक प्लांट है, एक फूल का प्लांट है, दैट इज
नील नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी एक प्लांट है बेसिकली। नीला कुरिंजी वो प्लांट है जो 12 साल में एक बार जिसका फूल खिलता है। ठीक है, सो नीला कुरिंजी जो प्लांट है, इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है। प्रोटेक्टेड स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिनको ना ही आप प्लांट जिसका लगा सकते हो, ना ही उसका प्लांट उखाड़ सकते हो। सो आप बेसिकली उसकी प्लांटिंग भी नहीं कर सकते, उसको उखाड़ भी नहीं सकते, और स्टेट जो है उसकी पूरी देखरेख करेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 25,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट। सो इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1972 में। और दूसरा क्वेश्चन कि प्रोटेक्टेड स्पीसीज की बात कौन से शेड्यूल में होती है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये बात होती है शेड्यूल 3 में। ये दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो जीके के लिए निकल के आता है, करंट अफेयर्स के लिए, वो नीला कुरिंजी प्लांट जो है, मतलब इनमें से कौन सा प्लांट है जिसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज में डाला गया है। सो दिस इज नीला कुरिंजी प्लांट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं सुर सरिता एंड गंगा विलास क्रूज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए, अभी रिसेंटली क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है वो स्टार्ट किया गया। दिस इज गंगा विलास क्रूज। ठीक है, गंगा विलास क्रूज इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। ठीक है, और इसको इनिशिएट करने के लिए एक आप कह सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी रखी गई थी। उस ओपनिंग सेरेमनी का नाम था सुर सरिता, दैट इज सिंपोनियम ऑफ गंगा। आप गंगा विलास जो क्रूज है उसके बारे में जरूर थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा। गंगा विलास क्रूज जो है वो बेसिकली इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरेगा, तो देखिए 51 डे का सफर होगा, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, यहां से क्रॉस होके जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली 4 स्टेट से क्रॉस होगा। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम भी शामिल है। ठीक है, चौथा स्टेट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और ये 51 डे का सफर होगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट के नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन ये है स्काई हॉक। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्काई होप जो है, ये एक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने बनाया है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा किसने बनाया है, स्टार्टअप फर्म है एक आईजी ड्रोन्स, उसने बनाया है। ठीक है, सो स्काई हॉक इज द इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हम लीगल करंट अफेयर्स पे भी ऐसे ही वीडियो लेके आ रहे हैं। सो सब्सक्राइब अस एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।